देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। इस वक्त हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि तबलीगी जमात का जो आका है उसका अभी एक ऑडियो रिलीज हुआ है। यह ऑडियो हम आपको सुनाने वाले हैं। तबलीगी जमात और रोहिंग्या मुसलमानों के गठजोड़ ने देश में कोरोना वायरस को फैला दिया है। तबलीगी जमात के मुखिया को अब अक्ल आई, अपने लोगों से सहयोग करने के लिए कहा। हुकूमत टेस्ट करने को कहे तो टेस्ट कराएं, क्वारंटीन की जरूरत हो तो जरूर जाएं। क्या कहा इसने, आइए देखते हैं। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सलातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। सुना आपने, इंतजामिया अगर कहे इलाज करें तो इलाज कराएं। आपको याद है वो तबलीगी जमात के मौलाना साद का जो एक सबसे पहला ऑडियो आया था, उसने क्या कहा था? मरने के लिए मस्जिद से अच्छी जगह नहीं हो सकती। कहा था ये ख्याल बेकार है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें यह दिखे भी कि मस्जिद में आदमी आने से मर जाएगा तो इससे बेहतरीन जगह कोई और हो नहीं सकती। आज उस मौलाना साद के सुर बदल गए हैं। डरा हुआ क्यों दिखाई देता है? कहानी अभी और आगे बाकी है। TV9 भारतवर्ष का सुपर एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन, रोहिंग्या और जमात का कनेक्शन, पूरी सच्चाई आपके सामने। तबलीगी जमात और रोहिंग्या के कनेक्शन की तस्दीक करने वाले गृह मंत्रालय की चिट्ठी में जिन ठिकानों से रोहिंग्या के गायब होने की बात है उनमें 2 कैंप राजधानी दिल्ली के भी हैं और उनका पता लगाते हुए TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर्स खुफिया कैमरों से लैस होकर वहां पहुंचे। रोहिंग्या कैंप, श्रम विहार, शाहीन बाग, दिल्ली। हमारा मकसद इस कैंप से उस सच को बाहर निकालना था जो इस वक्त पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद ये जानना था कि क्या वाकई इस कैंप से रोहिंग्या तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में गए थे? अगर हां तो कितने गए थे और कितने वापस लौटे? TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जैसे इस कैंप की एक झुग्गी के अंदर कदम रखा तो वहां बैठे 1, 2, 3 और 4 लोग नजर आए। अचानक अजनबियों के आ जाने से ये सहम गए, उठकर वहां से जाने लगे। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने उन्हें रोका लेकिन वो रुके नहीं। काफी देर इंतजार के बाद उनमें से ही एक शख्स नजर आया। उससे बातचीत की तो पता चला कि रोहिंग्या के इस कैंप में तबलीगी जमात के घुसपैठ की बात सच है। इस शख्स ने तो यह बताया कि वो जमात के जलसे में गया था, लेकिन हमें पक्की खबर मिली थी कि 400 रोहिंग्या वाले इस कैंप में अभी बहुत से लोग वापस नहीं लौटे और ये बातों बातों में इसका जिक्र यहीं के एक शख्स ने कर दिया। जमात में यहाँ से कोई गया था? हाँ 5 लोग गया था। कौन कौन गया था?
ये 5 लोग 3 लोग गया था शाहीन बाग मेहता मस्जिद से निकला था। हाँ तो 2 लोग हरियाणा मेवात से निकला था। अच्छा, मेवात वाले में जी, एक तो अभी मेवात में रह गया, वो पुलिस कटकड़ी में है। एक तो जम्मू में है जी। अच्छा, एक जम्मू में पुलिस कटकड़ी में है जी। 3 लोग यहाँ आ गए थे? नहीं आया नहीं, भोपाल में है जी। तो जमात यहाँ आती थी? अभी नहीं आती तो पहले आती थी जमात? पहले आती थी, मरकज से आती थी? जी। आप लोग मरकज जाते थे कि? निजामुद्दीन जाने का 2 लोग यहाँ शाहीन बाग में निजामुद्दीन से ऑर्डर दिया था नेता मस्जिद में। वहाँ से हम लोग जमात में जो एक अमीर जो है जहाँ बताते वहाँ जाते हैं। अच्छा, मतलब शाहीन बाग कितने लोग जाते थे आप यहाँ से टोटल? यहाँ पे तो हम पूरा जमात निकलता हूँ। मतलब कितने लोग? 10 लोग 15 लोग रोजाना? रोजाना। कब की बात है, कब निकल रहे थे? लास्ट कब गए थे? आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार गया था ये पिछले महीने 13 तारीख। पिछले महीने 13 तारीख कहाँ गए थे? 13 मार्च को। 13 मार्च को मेवात में जी। अच्छा, मेवात में जो इज्तिमा हुआ था? इज्तिमा हुआ था, वहाँ गए थे? वहाँ 3 दिन के लिए हम लोग यहाँ से 20-40 लोग गया। 40 लोग यहाँ से गए थे? कौन गए थे? आप भी गए थे? हम नहीं गए। कौन गए? ये सारे लोग गए। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया कि अगर इस कैंप को कोरोना का टाइम बम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दिल्ली के मदनपुर खादर में मौजूद रोहिंग्या कैंप है, जहां के सक्रिय रास्तों से होते हुए जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर अंदर पहुंचे तो कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष खड़े नजर आए और इनमें से एक था यहां की मस्जिद का जिम्मेदार, जिसका नाम था मोहम्मद इलियास। पहले तो इस शख्स ने बातचीत में ना नुकुर की, लेकिन थोड़ी देर में इस कैंप की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताने लगा। यहाँ जमात में जाते हैं लोग? जमात में अभी फिलहाल जाने, पहले गए थे, अभी नहीं जा रहे हैं। कितने लोग गए थे पहले? बहुत पहले गए थे, अभी बहुत मतलब ये वायरस से पहले 3-4 महीने पहले गए थे। पूरे 3 दिन के लिए। यहाँ कितने लोग रहते हो? यहाँ पे कम से कम होगा आपका 255 लोग। फैमिली यहाँ पे आपका 55 बता तो रहे, 55 होगा। इस शख्स से गुफ्तगू के दौरान ही हमने इससे पूछा कि यहाँ से जमात के जलसे में कोई गया था या नहीं। अच्छा, यहाँ से जमात में कितने लोग गए थे? मेवात में गया, मेवात में अभी अलीगढ़ गया। यहाँ तो हमारे यहाँ से 1 आदमी गया। अच्छा, और बाकी मेवात का आदमी है। यहाँ से कब गई थी जमात? गया था अभी लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले। इस शख्स की बातों से साफ हो गया कि हिंदुस्तान में रहने वाले रोहिंग्या और तबलीगी जमात का कनेक्शन है, बिल्कुल क्लियर है। बेहद हैरान करने वाली ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस खबर में अब ये एंगल भी आ गया है कि कई सारे रोहिंग्या थे जो यहां से निकले थे, जो मिलने गए थे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बड़ी हैरान करने वाली जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर पाइल्स और पाइल्स जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें इनके इस पूरे कार्यक्रम में बांग्लादेश से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग, 110 लोग आए थे। खैर, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं। आपको मौलाना साद का लेटेस्ट ऑडियो हमने सुनाया, मैं चाहूंगा उसको बीच में ग्राफिक्स में हम दिखाते रहे, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है उनको बताने से पहले खास जो सवाल हैं स्क्रीन पर, भारतवर्ष के सवाल, क्या तबलीगी जमात और रोहिंग्या ने भारत को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है? पहला सवाल, गायब हुए रोहिंग्या कहां गए और ये कितना बड़ा खतरा है? ये 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। सीधे चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीआर कक्कर, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, सर आपका स्वागत है। मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी, सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी, सर आपका भी स्वागत है। स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे हैं सुबूही खान को, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा बेबाकी से बात रखती हैं और बहुत तेज़ी से एनालाइज करती हैं चीज़ों को। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है सर। मेरे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मुजीबुर रहमान, प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात मरकज़ के। मुझे उम्मीद है मुजीबुर साहब आपने सुना होगा कि आज क्या कहा है मौलाना साद का जो ऑडियो आया है। अब्दुल रज़ाक खान साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो मेरे 2 बड़े सवाल जो आपके सामने रख रहा हूं कि क्या तबलीगी जमात और रोहिंग्या ने भारत को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है और कहां गायब हो गए ये रोहिंग्या? पहला सवाल, सबसे पहले मुजीबुर रहमान साहब जी,
तबलीगी जमात और रोहिंग्या ने भारत को क्या कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बना दिया? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्यों? बिल्कुल गलत है। कैसे? मैं अपना नहीं आंकड़ा दूंगा, मैं सरकार जो आंकड़ा हमें दे रही है, जो स्टेट्स आंकड़ा दे रही है, उसके हिसाब से मैं बता दूं। जी, ये बताया जा रहा है कि 29%, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 29% जमात की वजह से कोरोना के केसेस हैं और बाकी 71% केसेस जो हैं वो सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से हैं। ओहो, तो अब अच्छा। आप डिसाइड करें कि 71% की वजह से हॉटस्पॉट बनेगा या 29% की वजह से, ये कोई भी आदमी एनालाइज कर सकता जब है। मैं चाहूंगा ऊपर तबलीगी जमात वाले जो आंकड़े हैं, कोरोना की जमात जो है वो ऊपर दिखाते रहे। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप 29 बता रहे हैं और 71% बता रहे हैं, राइट? जी, पूरे देश के अंदर, बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे एक बात बताइए, अभी तक कितने सारे लोगों को क्वारंटीन करके रखा है, कोई अंदाजा है आपको? जितने भी लोगों को किया गया होगा, 29% के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों को किया गया होगा और 71% जिनको कोरोना हुआ है उनके हिसाब से भी बहुत सारों को किया गया होगा, लाखों में किया गया चाहूंगा होगा। यहाँ पर विक्रम सिंह जी की जगह एक बार टीआर कक्कर को दिखाते रहे। मैं एक बात मुझे बताइए, आप, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आप जरा सुन के बताइएगा मुजीबर साहब मुझे। पहले तो 40,000 लोग क्वारंटीन किए गए हैं पंजाब में। नहीं, ये पूरे देश के अच्छा। आंकड़े हैं, ठीक है ना? अच्छा। कल अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खाली कल उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो 3 अस्पताल तबलीगी जमात की वजह से बंद कर दिए गए। जानते हैं आप ये बात? इतना ही नहीं, अभी मैं वो ब्रेकिंग में चाहूंगा, मेरी टीम ब्रेकिंग तैयार कर रखे कुमार कुंदन वाली। दूसरा, देश में 4,291 मरीज तबलीगी जमात से हैं, 40,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है इनकी वजह से। दिल्ली में 63%, यूपी में करीब 59%, आगरा में जमात की वजह से, सुने आप ब्रेकिंग, जमातियों के चलते कई अस्पतालों में फैला है कोरोना। जमातियों के चलते कई अस्पतालों में फैला है कोरोना। रिपोर्टर को लेने से पहले मैं चाहूंगा ऊपर ब्रेकिंग दिखाएं, आप क्या कहेंगे इस पर मुजीबुर साहब? मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने कहा कि 3 हॉस्पिटल में फैला है, मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल है जहां पे कोरोना फैला जिनको बंद करना पड़ा और वो मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को ऊपर स्क्रीन पर दिखाएं। भगवान महावीर हॉस्पिटल दिल्ली में, भगवान महावीर अरे आप हॉस्पिटल। मेरी बात सुन रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि सबसे सिंगल कंपोनेंट में अगर कोई गुनहगार है तो आप हैं, तबलीगी जमात है। आपने अभी कहा कि 40,000 जमात की वजह से क्वारंटीन करने पड़े। करेक्ट, मैं मानता हूं करने पड़े होंगे क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, जो आप कहेंगे मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंजाब, सुन लीजिए ना मेरी बात को, पंजाब के अंदर अकेले एक आदमी की वजह से 40,000 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। कहां से आई ये खबर? पंजाब के अंदर एक आदमी की वजह से 40,000 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। 27 क्या नाम है उस आदमी का? खबर पढ़ लीजिए जनाब। क्या नाम है उस आदमी का? मैं बताता हूं आपको। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ के नहीं आते हैं। एक साहब विदेश से आए थे, बुजुर्ग थे, और वो वहां पर होला मोहल्ला में गए, उसके बाद उनकी वजह से करीब 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया। आप पढ़ते हैं नहीं। और एक मिनट, अब आपके तबलीगी जमात ने, आपके तबलीगी जमात की वजह से कोरोना वॉरियर्स का क्या हाल हो रहा है? कोरोना वॉरियर्स यानी पुलिस वालों का, अब यानी उन लोगों का जो डॉक्टर्स हैं। मैं चाहूंगा कुमार कुंदन को तुरंत लाइव पर लें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ना मुझे 71% दिखा रहे हैं, मैं 70% नहीं देखना चाह रहा हूं। मैं आगे वाला उसका पेनिट्रेशन देखना चाह रहा हूं। अगर 4,500 में से 4,000 माइनस कर दिया जाए तो कितने होते हैं और कितने सारे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, आप ये समझ रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, कुमार कुंदन को लेके आइए लाइव। कुमार कुंदन, आगरा की खबर पे चाहूंगा यहां पर ये ब्रेकिंग न्यूज एक बार हम तुरंत दिखाएं। आगरा, एक मिनट रुक जाइए मुजीबुर साहब, एक मिनट रुक जाइए। आगरा में इस वक्त मेरे पास जो जानकारी है, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग जरा फ्लैश करें। आगरा की जो खबर है, आगरा में इस वक्त 3 अस्पतालों को बंद किया गया है। आगरा में 3 अस्पतालों को बंद किया गया है। कुमार कुंदन को मेरे साथ फ्रेम पे लाएं तुरंत और ब्रेकिंग के साथ। कुमार कुंदन, पूरी खबर बताएं जरा। देखिए समीर, माफ़ी कह रहा हूँ। देखिए निशांत, ऐसा है कि मरकज़ से जो लोग आए थे, तकरीबन 90 लोग ऐसे आए थे जमाती जो आगरा पहुँचे थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल भी प्रशासन को नहीं बताया कि हम मरकज़ होके आए हैं, और अपने अपने घरों में चले गए। और उसके बाद जब इनकी तबीयत ख़राब शुरू होनी हुई तो ये आगरा के निजी अस्पतालों में आए, और जिन जिन अस्पतालों में ये गए वहाँ के लोगों को इन्होंने इन्फेक्ट किया, और इस तरीके से संक्रमण फैला कि आगरा के 3 बड़े अस्पताल, सार्थक अस्पताल, पारस अस्पताल और SR अस्पताल, इसके अलावा सिनर्जी हॉस्पिटल और 2
2-3 छोटे अस्पतालों में 6 से 7 ऐसे अस्पताल हैं जिनको इन्होंने पूरी तरीके से प्रभावित किया, और आज की स्थिति ये है कि उन सारे अस्पतालों को सील कर दिया गया है। निशांत, मैं बताऊं कि स्थिति इतनी भयावह है कि जो देश का आगरा मॉडल पे देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था, वहाँ पे मरकज़ के लोगों ने आकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई और किसी को कुछ नहीं बताया, और जब वो बीमार हुए तब निजी अस्पतालों में गए, जिसकी वजह से आज यहाँ पे संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अभी तक 6 मौतें भी हो चुकी हैं। निशांत, हम तीनों लोगों को स्क्रीन पर दिखाएं। मुजीबुर रहमान साहब, आप जरा सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कुमार कुंदन। कुमार कुंदन, ये बताइए जरा कैसे इन लोगों ने संक्रमित किया, क्योंकि जो मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, डॉक्टरों के अनुसार जमातियों ने इलाज के दौरान डॉक्टर संक्रमित हुए, उन्होंने नहीं बताया था कि वो मरकज से लौट कर आए। बताएं पूरी जानकारी। बिल्कुल, अभी आगरा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं हमारी पीएन सिंह, उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि एक स्पेशल ग्रुप जो मरकज से आया 28 और 29 तारीख को, इसमें 2 तरीके के लोग आए। कुछ लोग जो है बसों में भरकर आए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें चलाई थी, और जो ये लोग आए इनमें से कुछ लोगों को तो डायरेक्ट उन्होंने क्वारंटाइन किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो छुप गए, अपने घरों में गए। ये वो लोग थे जिन्होंने सरकार से इस बात को छुपाया कि हम मरकज गए थे या मरकज पे हम थे। ऐसे लोगों में जब संक्रमण फैला और जब इनकी तबीयत खराब हुई तो ये बड़े अस्पतालों में, क्योंकि आगरा एक ऐसा शहर है जो आसपास के जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं, और मतलब 200 बेड 250 बेड के जो अस्पताल है उन अस्पतालों में गए, जिसमें कि पारस हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल और सार्थक हॉस्पिटल, ये 4 बड़े अस्पताल शामिल हैं। और जब यहाँ गए तो यहाँ पे इनकी तबीयत बिगड़ी, तब तक इन्होंने डॉक्टर से छुपाया कि हम मरकज से आए हैं। बाद में जब इनकी पोल पट्टी खुली तब जाके, तब तक स्थिति बहुत भयावह हो चुकी थी निशांत, और डॉक्टर उससे संक्रमित हो गए थे। आज की स्थिति ये है कि इन 4 बड़े अस्पतालों को सील किया जा चुका है और यहाँ के डॉक्टर संक्रमित हैं। एक अस्पताल की नर्स ने तकरीबन 8 से 10 लोगों को संक्रमित किया है, और ये सब संक्रमण सिर्फ और सिर्फ मरकज की वजह से फैला है। अगर वो बताते कि हम मरकज से आए हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन किया जाता। कुछ लोग हैं जो क्वारंटाइन में हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चीजें छुपाई, और उस छुपाने की वजह से आज आगरा की स्थिति मुजीबुर रहमान जी, इससे पहले मैं और मेहमानों पर जाऊं, मुझे आप एक जानकारी बताएं। एक और चीज कुमार कुंदन बता रहे थे, 125 केस कल नए मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 86 तबलीगी जमात के हैं। क्या कहेंगे आप मुजीबुर रहमान? मैं कहता हूं, मैं इसको नकार नहीं रहा कि नहीं होंगे, ना मैं इसको कहता हूं कि ऐसा है, लेकिन मैं एक हिंदुस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर में और बात कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको अंदाजा है कि आपकी गलती कितनी बड़ी रही। मुजीबुर रहमान, आपको अंदाजा है कि आपकी गलती कितनी बड़ी रही। ऐसे लोगों को जमाती बताया गया जो नॉन मुस्लिम निकले, ऐसी बहुत सारी खबरें बाद में आई, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। इस देश का हेल्थ मिनिस्ट्री, इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या गलत आंकड़े देगा? इस वक्त जो जानकारी मैं आपके सामने दे रहा हूं वो गलत है। क्या कोई आंकड़ा गलत नहीं आया? अभी तक क्या कोई भी आंकड़ा गलत नहीं आया? हाँ, अरे जवाब दें। आप तो गजब कर रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, मैं आपके सामने अभी के फैक्ट्स रख रहा हूं। आप बोल रहे हैं क्या कोई आंकड़ा गलत नहीं आया? मैं फिर से अपना पुराना स्टेटमेंट दूंगा। आप बोलने के बाद तो सोच लिया करिए, अगर पहले नहीं सोचते हैं तो। क्या एक मिनट, सुबुही खान, आपका रिएक्शन इस पर। जी निशांत, मुजीबुर रहमान साहब बीच में इंटरप्ट ना करें। जैसे मैंने शांति से पूरी बात सुनी है, प्लीज पूरी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने ये कुतर्क दिया कि 70% केसेस कहां से आए अगर 30% जमातियों की वजह से आए। तो जो 70% केसेस हैं वो जानबूझ के लाए हुए नहीं है, जानबूझ के कोरोना फैलाए हुए नहीं है। कोई बस के सामने आके एक्सीडेंट से मर जाए तो वो एक्सीडेंट कहलाता है, और किसी को अगर धक्का दे दिया जाए बस के नीचे और वो कुचल के मारा जाए तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। तो ये डिफरेंस इन्हें पता होना चाहिए 30% और 70% में। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि ये तबलीगी जमात ने ना ही सिर्फ भारत को एक कोरोना को हॉटबेड बनाया है। देखिए, इतनी सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती निशांत। पहले तो मलेशिया में इन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया को पूरा हॉटबेड बनाया कोरोना का। उसके बाद टूरिस्ट वीजा पे ये लोग झूठ बोल के धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए। 22 मार्च तक ये लोग दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए वहां पे छुपे बैठे रहे। ऑडियोज मौलाना शाद की सर्कुलेट हो चुकी हैं, जिसमें वो ना ही सिर्फ मास सुसाइड करने के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं, बल्कि जेनोसाइड करने के लिए लोगों को वर्गला रहे हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उसके बाद से भगौड़े बने हुए हैं।
उनके अकाउंट में इतनी बड़ी तादाद में पैसा आता है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स पे, पुलिस वालों पे ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और अब आप ये रोहिंग्या कनेक्शन भी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती निशांत। और ये जो रोहिंग्या जो गायब हैं, क्या सुबूही खान कह रहे हैं कि एक साजिश है, क्या एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि देश में कोरोना फैलाया जाए? मुजीबुर रहमान। निशांत, मुझे जस्ट 5 सेकंड्स दे दीजिए। बिल्कुल, आप बोलिए पहले, फिर मुजीबुर रहमान से मैं रिप्लाई लूंगा। बोलिए 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 सुबूही जी, बोलिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो रोहिंग्या गायब है, इनसे हमें दो बातें पता चलती है निशांत। एक तो ये कि ये जितनी भी कट्टर संस्थाएं हैं, रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं, इन सबका एक नेक्सस है। ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तभी अगर किसी भी एंटी नेशनल आप एक भी फोर्स को अटैक करते हैं तो ये सारे मधुमक्खियों की तरह हम लोगों के ऊपर भिनभिनाने लगते हैं और अटैक करते हैं। दूसरा जो गायब है रोहिंग्या, देखिए ये बायो वॉर का जमाना है निशांत, और ये एंटी नेशनल फोर्सेस, ये मानवता विरोधी मानसिकताएं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको एक करके सुबूही एक करके वन बाय वन। मुजीबुर रहमान, इसके पीछे एक साजिश दिखती है, आपका जवाब। निशांत, आप बीच में ना बोलिएगा, मैं जवाब दूंगा। मेरे जैसे बहुत आराम से सुना है, मेरा आराम से आप जवाब सुनिएगा, ठीक है? इन्होंने कहा कि साजिश है। इन्हें पहली चीज मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको कैसे पता चला, कैसे नहीं लगा, आरोप लगाने दीजिए। साजिश ये थी कि वुहान से सबसे पहले 2 पेशेंट को लाया गया बिना टेस्ट के, बिना स्क्रीन के। केरला उनको भेजा गया क्योंकि वो अमीरों के बच्चे थे। वुहान में स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और उनकी वजह से पूरे केरला में और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला। दूसरी चीज, एक कनाडा से एक आदमी आता है पंजाब, उसकी वजह से 36 लोगों को कोरोना हुआ, 40,000 क्वारंटीन हुए, वो उसकी हिस्ट्री छुपाई गई। तीसरा एक और मैं एग्जांपल दूंगा, मध्य प्रदेश की हेल्थ सचिव अपने बेटे की हिस्ट्री छुपाती हैं, 52 ऑफिसर को कोरोना करती हैं और उसकी वजह से कितने लोग क्वारंटीन में पहुंचे। एक ही इंदौर का एक और एग्जांपल, एक प्रसाद, श्याम प्रसाद नाम का आदमी, सुरेश सॉरी, उसकी वजह से 26,000 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा और 11 लोग जो है वो पॉजिटिव हुए कोरोना के। उन्होंने सबने अपनी अपनी हिस्ट्रीज छुपाई। तो ये बताएं कि ये एक्सीडेंट था या साजिश थी? वुहान से पेशेंट क्यों लाए गए बिना स्क्रीनिंग, बिना टेस्ट के, जबकि वुहान। मुजीबुर रहमान जी एक मिनट, मुजीबुर रहमान जी एक मिनट, आप बाद में आइएगा इस डिबेट में। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या बात करते हो यार। नहीं, एक मिनट, आज तो आपको पता नहीं होता कुछ, आपको कुछ पता होता नहीं, आप बोल देते हो। वुहान से जो लोग आए थे, आपको पता है कितने दिन क्वारंटीन रखे गए? मुजीबुर रहमान जी, आपको पता है वो कितने दिन क्वारंटीन रखे गए? वुहान से जितने भी लोग आए उनको कम से कम 15 दिन क्वारंटीन किया गया। आपको पता तो होता नहीं है, वो साजिश दिखाई दे रही है, आपको पता है नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ, एक मिनट रुक जाइए, आप मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश से 110, इंडोनेशिया से 380 के आसपास और मलेशिया से 75, वो भी तब लोग आ रहे हैं जब जमात के वहां से लोग आ गए थे, जब जमात के लोगों के वजह से मलेशिया खराब हो गया था, उसके बाद कर रहे हैं। तो ये साजिश है कि नहीं है? आप फिजूल की बातें मत करिए। आई विल नॉट बाय दिस। मैं सीधे जाऊंगा टीआर कक्कर के पास और उसके बाद हमारे साथ और मेहमान मौजूद है। कक्कर साहब, कोरोना वॉरियर्स हिट हो रहे हैं, मैं पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। क्या, अब मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पे पूछ रहा हूं, क्या यह साजिश है? आप क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस खास प्रश्न का उत्तर दूं, मैं केवल ये मुजीबुर रहमान जी को कहना चाहता हूं कि आप क्यों इतने कमज़ोर हैं, क्यों इतने बुज़दिल हैं कि जब एक चीज़ हुई है और तथ्य सामने आ गए हैं कि इनके कारण अधिकतर लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्वारंटाइन करना पड़ा, तो और अब तो आपके जो आका हैं अपने वैद साहब, वो भी अब मान रहे हैं कि भाई जाइए अपना अपना इलाज करिए। आप टीवी पे आते हैं, हर चैनल पे आप तकरीबन आते हैं और आप एक ही कहानी बताते हैं, एक ही आवाज़ में जाते हैं कि साहब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, और दूसरों के ऊपर करते हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए, आज नरेला में कुछ हुआ जहां पर क्वारंटाइन हुए और वहां पे डेफिकेट किया गया इन लोगों के द्वारा। उसके बाद संत नगर, रानी बाग में कुछ हुआ, फिर आप देखिए बरेली की घटना देखिए, रामपुर की घटना देखिए। मुझे सिर्फ एक, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक ही तबके के लोग
अधिकतर इन जगहों पर ये उपद्रव कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के अगेंस्ट हो, मिसबिहेवियर इनका नर्सेस की तरफ हो, डॉक्टर्स की तरफ हो, या अपने आप को छिपा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इससे एक ही बात, ये बात तो सामने अवश्य आती है, शक तो होता ही है कि क्या ये एक साजिश है कि भाई आप जहां तक हो सके अपना ये करिए और यहां पर बीमारी को फैलाइए। मेरे पास कोई तथ्य नहीं है इसको साबित करने के लिए, लेकिन एक सोच आती है कि क्यों। मैं आपसे, देखिए मेरा आपसे ये सवाल मैं क्यों पूछा हूं कक्कड़ साहब, एक तो आपका थोड़ा फ्रेम मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कैमरे में देखें थोड़ा सा प्लीज। कक्कड़ साहब मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप लोग दूर से क्राइम की गंध को भी पहचान सकते हैं, आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर होना बड़ी बात नहीं है, यूपी के डीजीपी होना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, कैन यू स्मेल अ डिजाइन इन इट? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई डिजाइन है? ओके, मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश अवश्य है। मुजबिर रहमान कहते हैं 29% तो ये है, 71%। अरे भाई आप देखिए 29% ने और कितने लोगों को क्वारंटाइन करवाया, और उसके अलावा कितनी फैसिलिटीज जो हैं इस 29% के लोगों ने हॉस्पिटल्स में जो है उनको बेड्स देने पड़े, उनके डॉक्टर देने पड़े। अगर ये संख्या ना होती तो शायद हम कहीं और होते आज। सर ये तो ये साजिश है। दूसरा आपने पूछा कि हमें क्या हम स्मेल कर सकते हैं। देखिए रोहिंग्या की बात, ये पहले से ही एजेंसीज ने बता दिया है कि देखिए ये लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये या फिर ये तबलीगी हो या और कोई इस तरह के लोग हैं, जैसे इस खान कह रही थी, वो आपस में इतना साठगांठ है इनका कि किसी एक को भी जरा सा भी चिंगारी कहीं पर होती है तो सारे भड़क जाते हैं। जी काज़मी साहब, मैं देख सकता हूं आप थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। कक्कड़ साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, लेकिन मैं एक लेवल पे इसको लॉक करना चाहता हूं। एंड आई एम सॉरी, आपको मैं इंतजार करा रहा हूं, अरविंद जी आपको भी, और अब्दुल जी मैं आपको भी इंतजार करा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। लेकिन विक्रम सिंह सर, क्या आपको लगता है कि ये एक साजिश है, ये एक डिजाइन है, ये इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, जानबूझ के ऐसा किया गया है? निशान जी, a very well scripted strategy of crime and insidious planning. मुजीबुर रहमान साहब शायद वकील हैं, उनको मालूम होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन। या तो ये हुस्न इत्तेफाक है कि चरण दर चरण एक ही तरीके से शातिराना और इरादतन तरीके से एक हमलावर है और एक विक्टिम है, एक मुद्दई है, एक मुल्जिम है। और आप देखें मरकज होता है, 3400 लोग इकट्ठा होते हैं, एन केन प्रकार छिपे रहते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी छुपा करके हमारे कोरोना वॉरियर्स पे हमला करते हैं, छुप करके जहां होता है इलाज कराने की कोशिश करते हैं। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो शातिराना हमला है, अब मौलाना साद साहब का देख लीजिए। पहले तो वो ये शैतान की साजिश है, हमारे इलाके में हम कुछ भी करें वो जायज है, ये सब चीजें बातें नाफादगी की हैं, इनके कोई माने नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इरादतन इस तरीके से, और मुजीबुर रहमान साहब को मैं बताऊंगा जरा स्टैटिस्टिक्स जरा पढ़ लें अपनी, कि अगर 3400 लोग 30% करते हैं और 70% जाता है 130 करोड़ के खाते में, तो आप देख लीजिए 100 सोनार की और 1 लोहार की। और जिस तरीके से लोगों ने अपने को कंसील करके अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके सुपर स्प्रेडर्स बन गए हैं, आप लोग बारूद का ढेर बन करके रह गए। और इस बारूद के ढेर के बारे में सरकार को चाहिए कि अब उसका निस्तारण करने की कार्रवाई करें। आई डोंट स्मेल एनीथिंग निशान जी, आई सी इट रिटन लाउडली ऑन एवरी वॉल, and the time has come to take absolute cognizance and decimate all those who are spreading this venom and slow poisoning this nation. एक मिनट सर, एक सेकंड, मैं एक मिनट रोकूंगा सर आपको। अब्दुल जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अब्दुल रज़ाक जी को फ्रेम पे दिखाएं प्लीज। आप मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्या आपको इस समस्या की ग्रेविटी का अंदाजा है? मैं चाहूंगा अब्दुल रज़ाक जी को प्लीज फ्रेम में दिखाएं। आप हंस रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, आप सर ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कोई लतीफा नहीं है, ये इस देश की बहुत बड़ी क्राइसिस है, दुनिया की बहुत बड़ी क्राइसिस है जिस पर आप हंस रहे हैं। निशान जी सवाल दोबारा पूछिए, कनेक्शन स्लो था, मुझे सुनाई नहीं। मैं समझ सकता हूं कनेक्शन स्लो था सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब डीजीपी विक्रम सिंह जी बोल रहे थे कुछ, आप बड़े खिलखिला के हंस रहे थे, वो कोई लतीफा नहीं सुना रहे हैं,
जिंदगी और मौत का खेल है। कल किसी को यह नहीं पता है कि उसके परिवार के कितने लोग अफेक्टेड होंगे और आप हंस रहे हैं। ये क्या मजाक है? ये डिजाइन की बात आप कर रहे हैं ना, ये मैं मीडिया डिजाइन पर हंस रहा हूं, जिसका साथ देने के लिए ये सब बड़े बड़े लोग हैं कि मैं बहुत अच्छी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं। ये लोगों से मैं दिल्ली में मिला हुआ हूं, खक्कर साहब हैं, सैनी साहब हैं, ये सब लोग। डीजीपी होना कोई मामूली बात नहीं। आप ही ने कहा था, आज यहां बैठकर कह रहे हैं कि ये एक डिजाइन है, देयर इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। व्हाट वेयर द डिपार्टमेंट्स डूइंग? 12 फरवरी को जब राहुल गांधी जी ने इसकी गंभीरता आपको समझाई तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम करना जरूरी था। अगर आपको इसकी गंभीरता समझ में आती तो आप जाकर के इसके ऊपर एक्शन लेते। आपने बुलाया विदेश से पूरे लोगों को, 23 मार्च तक लोग इधर आते हैं। अरे 11 लोगों ने जो हैदराबाद को आए थे वो तो बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे ना, ऊंचा पढ़ने के लिए गए थे लंदन। आते आते एक पैरासिटामोल खा के आ गए जब उनको बुखार थी। यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? स्क्रीनिंग किस तरीके की हुई? सिर्फ थर्मामीटर उठाकर माथे पे रख दिए, अरे टेम्परेचर डाउन है, भेज दो इनको। वो अक्सर कैरियर्स हैं, उनके पीछे ट्रेसिंग नहीं हो रही है। जमात के बारे में जो मुझे और अब्दुल रज़ाक जी को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एक मिनट अब्दुल जी, एक मिनट। आपने पहले तो आपने बोला कि मीडिया डिजाइन है। जमात से संपर्क में आने में 40,000 लोग मीडिया डिजाइन की वजह से आए। दिल्ली में 63% लोग जमात के हैं। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था, अब आपको सुनना पड़ेगा सर। ये मीडिया डिजाइन है। यूपी में 59% लोग, आगरा में 3 हॉस्पिटल बंद हो गए, ये मीडिया डिजाइन है। तमिलनाडु में 84% लोग कोरोना से संक्रमित हैं जो जमात के हैं, वो मीडिया डिजाइन है। असम में 91% जमात के लोग हैं, वो मीडिया डिजाइन है। तेलंगाना में 79% जमात के लोग हैं, वो मीडिया डिजाइन है। आंध्र प्रदेश में 61% लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, वो मीडिया डिजाइन है। और रही बात मीडिया डिजाइन की कि सरकार ने क्या किया, आपको अगर पता नहीं है, योर एक्सक्यूज टू लॉ डज नॉट मीन दैट यू कैन डिफाई द लॉ। आपको पता नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि सबको पता है। इस देश में आप बार बार ट्रंप बोलते हैं, सुनिए मेरी बात। सरकार स्क्रीनिंग कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। सरकार पहले आपका थर्मामीटर से चेक करती है, फिर आपको बोलती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर जाके अपने आप को क्वारंटीन करें 15 दिन तक। और कोरोना, एक मिनट रुक जाइए, जमात के जितने भी लोग, एक मिनट इनकी आवाज बंद करिए, थोड़ा कम करिए, क्योंकि ये सुन नहीं सकते, मैं सुन लेता हूं। अगर नहीं सुन सकते तो सुनाना पड़ेगा। अगर कोरोना से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसको 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड में पता लगता है। पहले दिन अगर थर्मामीटर लगाए तो लिखा नहीं आता है उसमें कोरोना हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको यह बोला जाता है कि आप जाइए अपने आप को 15 दिन क्वारंटीन करिए। जब बोला गया 15 दिन क्वारंटीन करें तो वो जमात के मरकज में चले गए। जब यह बोला गया कि आपको हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे तो उनका पता नहीं था, गायब हो गए, क्योंकि टूरिस्ट वीजा के नाम पर आते हैं और जमात के कार्यक्रम में घुस जाते हैं। क्या बात करते हैं आप, फिजूल की बातें करते हैं। मैं नहीं मानता इसको। आप जो भी बोलते हैं फैक्ट्स के साथ एक तो बोलते नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। इनकी आवाज कम करिए प्लीज, इनकी आवाज कम करिए। एक मिनट रुक जाइए, अब आप अपने फैक्ट्स मजबूत करिए, थोड़ा पानी पीजिए, फिर बात करते हैं। रुक जाइए। मेरे साथ इस वक्त और एक और खास मेहमान मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती वजाहत काज़मी। और उसके बाद मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक डॉक्टर साहब से लूंगा, उनको नॉन स्टॉप स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये पुलिस ऑफिसर्स, ये डॉक्टर्स जो हैं, इनकी वजह से आज हम सरवाइव कर रहे हैं। और ये दे आर टेकिंग द फर्स्ट हिट, जो कि सबसे आयरॉनिकल बात है। खैर, सीधे मैं चलता हूं यहां पर। काज़मी साहब, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो भी अभी तक आया? क्या ये डिजाइन है, क्या ये स्ट्रैटेजी है, क्या कहेंगे आप इस पर? शुक्रिया निशांत भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं अपने इस महामारी में जो डॉक्टर्स और प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं उनको सलाम पेश करते हुए अपनी बात को कहूँगा। आपने मौलाना का एक ऑडियो सुनाया, जो ऑडियो उनको 25 मार्च को जारी कर देना चाहिए था, आज वो 19 मार्च को सुनने को मिला है। और आज भी उन्होंने उसमें कहा है कि अगर डॉक्टर प्रशासन कहे तो जी उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर या प्रशासन कहे तो, यानी खुद से जाने की बात अभी भी नहीं हुई है। दूसरी बात, मुझे सिर्फ इस बात पर अफसोस है, जब से मैं आपकी इस डिबेट को देख रहा हूं पिछले आधा घंटे से, कि किस कदर ये देश की प्रति, इंसानियत की प्रति, अपनी जान की प्रति किस कदर लापरवाह और गैर संजीदा हैं ये लोग, कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस मुद्दे पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, अपना सर झुकाकर के बात करनी चाहिए, माफी के साथ, माजरत के साथ बात करनी चाहिए। इतनी चीजें सामने आने के बाद तो इंसान हया से और शर्म से मर जाता है। लेकिन निशान भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कहां से किस तरह के तथ्य लाते हैं, ना इनकी खुद की समझ में आते हैं और ना ये दूसरों को समझा पाते हैं।
अब आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से मैं कल से देख रहा हूं रोहिंग्या का कनेक्शन। जिनको ये मालूम ना हो कि हमारी इस जमात में कौन आ गया, कहां से आ गया, कौन है, तो कितने बेशऊर, कितने बेसलीका लोग हैं। यानी देश के लिए किस कदर ये खतरनाक हो सकते हैं इनको खुद भी पता नहीं, अपने लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इनको खुद भी पता नहीं। इसलिए मैं तो इनसे कहूंगा कि ये शर्मिंदा हो कम से कम, और किस तरह ये मतलब बेहया होकर के पूरे देश के सामने, और इतने सीनियर लोग बैठे हैं इनके सामने किस कदर बेशर्मी से ये बहस करते हैं। मुझे तो अफसोस होता है, जैसी जाहिल जमात है वैसे ही उसके डिफेंस करने वाले लोग यहां पर आ जाते हैं। और मैं दूसरी बात ये अर्ज करना चाहूंगा, आपने जो पॉइंट रखा है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या ये थ्रेट नहीं है कि अभी वो जो रोहिंग्या निकले हैं वो कहां गए किसी को पता नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, रोहिंग्या हमारे देश में इलीगल हैं, अवैध तरीके से हैं, सरकार उन पर काम कर रही है और बहुत जल्दी से उन पर सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे, ये पूरे देश को पता है। क्या मौलाना या जमात के लोग, ये मौलाना ये जमात के लोग ये नहीं जानते कि ये रोहिंग्या क्या है? इनको भी जमात में घुसेड़ लिया, आज वो जमात में गए और वो गायब हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी ढूंढ लेगा और सारी काज़मी साहब एक बात बताइए, काज़मी साहब क्या इसमें, मैं देखिए मेरे को पता नहीं और मैं चाहूंगा ये फ्रेम चेंज मत करिएगा। काज़मी साहब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस जमात में भी कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जितने मेंबर्स हैं, जितने लोग हैं, कोई भी आए घुस जाए, बस आ जाए, बन जाए और भीड़ इकट्ठी हो जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। खास तौर से ये मौलाना का जो ग्रुप है ये शक्ति प्रदर्शनी के लिए काम कर रहा है कि बुलंदशहर में 20 लाख और भोपाल में 25 लाख और फलानी जगह 50 लाख, ये इसी पर काम कर रहे हैं। और आप ये इतना मोटा पैसा जो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं दुनिया को, मैं सबके पास वापस आ रहा हूं। इस बीच मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा स्टैंड बाय रहें, क्योंकि मौलाना साद का जो ऑडियो है वो हम ब्रेकिंग के साथ एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, बहुत देर तक आपको इंतजार कराया, आई एम सॉरी, आप बहुत बिजी हैं, उसके बावजूद भी आई एम सॉरी फॉर दिस। सर एक चीज बताइए मुझे, सबसे पहला ब्रांड, सबसे पहला हिट लग रहा है डॉक्टर्स को। हमने लुधियाना में एसीपी को देखा, आज हमने इंदौर के डॉक्टर का इंसिडेंट देखा, एक और एक पुलिस ऑफिसर का इंसिडेंट देखा। चाहूँगा थोड़े से उसके ऊपर विजुअल्स दिखाएं, जो कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली तस्वीर है। यहाँ पर वो विजुअल्स दिखाएं इस तरफ, जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी, सब लोग मास्क वगैरह पहने हैं। लेकिन क्या एक ऐसा फियर फैक्टर आ गया है डॉक्टर्स में भी कि भाई अगर तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं तो थोड़ा सावधान रहना, एक्स्ट्रा कॉशन दिखाना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं? निशांत जी, अपनी जान सबको प्यारी होती है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपनी जान से खेलना नहीं चाहता। ड्यूटी करना एक चीज होती है, लेकिन जबरदस्ती ड्यूटी के नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देना, इसको तो कोई हम बहुत बड़ी 30 मार्का वाली चीज नहीं कहते हैं। हम सब लोगों ने, मैं कहता हूं डॉक्टर्स से पहले मैं पुलिस को रखूंगा, डॉक्टर्स से पहले मैं हेल्थ वर्कर्स को रखूंगा, क्योंकि हम लोग तो मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जो सड़कों पे, मोहल्लों में, गलियों में, छोटे छोटे मकानों के अंदर जा जा करके जिन लोगों को चेक कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, वो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके हेल्थ वर्कर्स हैं, और उनके साथ में पुलिस वाले जा रहे हैं, जो एक्चुअली डेंस में, स्पॉट्स में जा जाके इन लोगों को निकाल के ला रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना किए बिना। कई कई दिनों तक अपने बच्चों से नहीं मिलते हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं। सब लोग एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि भारत के ऊपर जो इतना बड़ा खतरा आया है, हम सबके अथक और मिलजुल के प्रयासों से ये खतरा निकल जाए और 130 करोड़ जनता इस युद्ध से बिना मिनिमम डेथ्स के साथ वापस आ जाए। लेकिन इस देश के अथक प्रयासों ने अगर एक ग्रुप ने पूरा पानी फेर दिया है तो वो है ये तबलीगी जमात। लेकिन निशांत जी, मैं एक चीज चाहूंगा, सारे मीडिया से अपील करना चाहूंगा कि जब आप तबलीगी जमात का नाम लें या आप उसमें रोहिंग्यास का ऐड करें, तो प्लीज इसको किसी भी तरह से पूरे मुस्लिम समाज को बना करके ना पेश किया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं निशांत जी, ये बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर ये वाला एग्री करता हूं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। बीच में आपको थोड़ा इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मेरा चैनल, हमारा ये जो चैनल है, हमने एक मौके पर यह बात नहीं कही कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी है। हम सिर्फ तबलीगी जमात को बोल रहे हैं। रोहिंग्या का स्टिंग ऑपरेशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब ये कहीं से इंफॉर्मेशन आई उड़ती हुई कि कई सारे रोहिंग्या आए और निकल गए,
तो ये चिंता होने लग गई कि आखिर अब ये लोग कहां चले गए। मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो सरकार तब कर सकती है ना सर, जब आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसेबल हो। अगर वो गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे उसका? तो इसलिए ये चिंता थी। और मैं ऑन रिकॉर्ड, ये मुस्लिम समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसीलिए परसों के अड़ी में हमने क्या सवाल रखा, सलमान खान को दिखाया और पूछा जो इस देश के बेबाक मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बाहर निकल के और बोलना चाहिए। और मैं तारीफ करूंगा सुबूही की, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, मैं तारीफ करूंगा आजमी साहब की। इनफैक्ट अब्दुल रज़ाक साहब खुद इस बात से इत्तेफाक रखते हो, मेरे साथ एक शो में एग्री कर चुके हैं कि हम लोग मुस्लिम्स को नहीं टारगेट कर रहे हैं, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू, आप जो बोलना चाहते थे। जी, मैं ये कहूंगा कि जो आपके पहले वक्ता थे, मैं सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने ये कहा कि 29% हम हैं, 31% हैं। विक्रम सिंह जी साहब ने ये वैसे इसका जवाब दे दिया था कि वो जो 71% हैं वो 130 करोड़ में से 71% आए हैं, आप सोच लीजिए। और ये जो 29% हैं ये आपके गिने चुने 8-10 हजार लोग जो उस इवेंट से जुड़े थे उससे हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो 71% अपनी मर्जी से अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा रहे हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो 31% ये लोग हैं ये आज भी छुपे बैठे हैं, और जब इनको निकालने पुलिस और हेल्थ वर्कर्स जाती है उन पे जानलेवा हमला। आपने देखा मुरादाबाद में क्या हुआ। डॉक्टर एससी अग्रवाल अगर आज जिंदा है तो शायद भगवान की दया है कि वो जिंदा है। नहीं सर, इंदौर का इंसिडेंट हमें याद है, हमें इंदौर का भी इंसिडेंट याद है सर। इंदौर में जिस जगह पे हमला किया गया वहां पर 10 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, 10 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स मिले। मेरी तरफ से इनसे ये सवाल पूछ लीजिए कि मान लीजिए उस मीटिंग को भी इग्नोर कर दें, आज जो ये वायलेंस हो रही है उसको ये जनाब किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? पॉइंट नोटेड सर, मैं ये सवाल रखूंगा, आपका वैलिड पॉइंट है, लेकिन वैलिड पॉइंट है। मैं चाहूंगा एक बार तुरंत सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं क्योंकि हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तुरंत ब्रेकिंग दिखाएं हम, क्या बोला मौलाना साद ने, एक बार दिखाएं। मुजीबुर जी आप तैयार हो जाए। अब्दुल रज़ाक साहब मैं आपको देख सकता हूं। तबलीगी जमात के मुखिया को बकलाई, क्या कहा उन्होंने जरा देखें। कहते हैं कि अपने लोगों से सहयोग कराओ, और यह भी कहते हैं तबलीगी जमात के जो हुकूमत टेस्ट करने को कहे तो टेस्ट कराएं, और क्वारंटीन की जरूरत हो तो जरूर जाएं। खैर मैं चाहूंगा मुजीबुर रहमान जी को दिखाएं स्क्रीन पर, और मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा यहां पर। मैं चाहूंगा सभी गेस्ट से थोड़ा संक्षेप में रखें अपने जवाब को। मुझे एक बात बताइए मुजीबुर रहमान जी, सीधा सीधा सवाल है, क्या मुजीबुर रहमान मेरे साथ हैं? जी जी मैं साथ हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं चाहूंगा उनको स्क्रीन पर दिखाएं। मुजीबुर रहमान साहब मुझे बस इतना बताइए, आप ये ख्याल बेकार है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होती है। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें यह दिखे भी कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा सिर्फ मुझे उनके साथ स्क्रीन पर दिखाएं। तबलीगी जमात के मौलाना साद ने ऑडियो में यह भी कहा कि मरने के लिए मस्जिद अच्छी, उससे अच्छी जगह नहीं है। अल्लाह कोई मुसीबत इसलिए लाता है कि देख सके कि इसमें बंदा क्या करता है। अब ये बताइए, अब ये जो बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, अगर पहले ही बदल गए होते तो आज ये हालात नहीं होते। अब आप सुन लें मुझे, मैंने सुन लिया। ऐसी ऑडियो साद साहब पहले भी जारी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने अपील की थी लोगों से कि सब लोग बाहर आए, कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डॉक्टर्स को भी। काफी पहले एक और ऑडियो उन्होंने जारी की थी। आपको याद होगा कि 28 तारीख के बाद से, 28 तारीख की रात के बाद से, बल्कि 29 की अर्ली मॉर्निंग की वजह से जब से वो लापता हैं, तब उसके बाद उनके ऐसे 2 ऑडियो आए हैं। एक ऑडियो उनका धमकी देने वाला भी आया, टोटल 3 ऑडियो आए हैं। इससे पहले वाले जब जमात के लोगों को वो इकट्ठा कर रहे थे तब उनके ऑडियो में ये सब नहीं था। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ऑडियो जब उनके साथ ही और लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप ऐसा कांग्रेगेशन, ऐसा समारोह या ऐसी चीज मत करें, उन लोगों को आने से रोके, तो तभी रोक लेते तो आज ये हालात नहीं होते। अब जब 4000 जमाती अफेक्टेड हैं, उनकी वजह से 40,000 क्वारंटीन है, और न जाने कितने और अफेक्ट हो सकते हैं, तब ये वीडियो ऑडियो लाने का क्या जरूरत है? वो एक बिल्डिंग है, वहां पे लोग रहते हैं हमेशा इतने। अरे मैं ये बोल रहा हूं जब इतना हालात खराब हो गए तब ये ऑडियो क्यों ला रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं लेके आए? उससे पहले जो लाए ये शुरुआत में ही ले आते। जब आपका ये पूरा समारोह चल रहा था, या आपकी वो बिल्डिंग में लोग रह रहे थे, या 13 मार्च से पहले ले आते। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने कहा 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तभी ले आते। तब तो बोल रहे थे कि, क्या बोल रहे थे उस वक्त, कि मस्जिद में जमा होने से अगर बीमारी पैदा होती है तो उससे अच्छी जगह नहीं है मरने की। अब बताइए मुझे, ये ऑडियो तभी क्यों नहीं ले आए? गुरुद्वारों को पवित्र स्थान माना जाता है कि नहीं हर धर्म में?
और कोई जब संकट आता है तो कहते नहीं है कि भगवान का इम्तिहान है। ये बताइए कौन सा धर्मगुरु ये बात नहीं कहता है संकट के में भगवान का इम्तिहान आपसे है। निवेदन करूंगा आप थोड़ा प्रोटीन खाएं, थोड़ा दिमाग तेज करें और सोच कर बोला करें। मेरा आपसे निवेदन है भाई साहब, प्लीज, मैं आपसे मैं कभी भी स्क्रीन पे हाथ नहीं जोड़ता, आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करें, बोलने से पहले या बोलने के बाद, कभी तो क्या करें। सुबुही आपका रिएक्शन, रुक जाइए, इनकी आवाज रुकिए जरा। सुबुही आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जी सुबुही जी। निशांत, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा नैरेटिव बन गया है एक सूडो सेक्युलरिज्म का कि हमें अपराधी को अपराधी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और ये सफाई देनी होती है कि नहीं नहीं, हम आपकी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। निशांत, ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि जब तक अब्दुल रज़ाक खान और जब तक मुजीबुर रहमान अपने घर का कचरा खुद साफ करना पड़ता है, जब तक ये लोग खड़े होकर खुद मौलाना शाद को गलत नहीं बोलेंगे, तब तक हम इस सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम समाज से ही जुड़ा हुआ है। जब तक मुस्लिम समाज के नॉन रेडिकलाइज्ड माइंड्स आके इसको कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसका मौन समर्थन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसको मुस्लिम समाज से जोड़ के ही देखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा, क्या नाम था, कक्कड़ साहब ने कहा कि एक ही तबके से सारी चीजें क्यों आती हैं। ये एक मानसिकता है निशांत। आज कोरोना है, कल सीएए था, कल कुछ और होगा। ये वो रेडिकल इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की मानसिकता है जो हमेशा भारतीय मुसलमान को भारत के खिलाफ खड़ा करती है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स चेंज होते चले जाएंगे लेकिन इनकी ये खिलाफत खत्म नहीं होगी। तो ये हम लोगों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो रैशनल मुस्लिम्स हैं, इनको ये इतिहास जानने की भी जरूरत है और आगे आके बताने की जरूरत है कि अल्लाह का इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सुसाइड हराम है, आईपीसी में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफेंस है। बिल्कुल, मैं अभी के पास आ रहा हूँ, स्क्रीन पर आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुबुह जी, आपने जो पॉइंट रखा, अब्दुल जी अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, ये गंभीर विषय को हल्का मत करिए हंसकर बार बार, चाहे सुबुह ही हो चाहे वो डीजीपी साहब हो। आपको लतीफा अगर सुनना है ना तो यूट्यूब देख लिया करिए, बहुत सारे लतीफे उस पे आते रहते हैं। बिल्कुल, एक बात सुनिए ना निशांत जी, जिस तरीके से ये लोग जहर घोल रहे हैं ना यहाँ बैठकर, जिस तरीके से इस बात पर राजनीति हो रही है ना, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट, आप कह रहे हैं कि इसको देश के हर एक मुसलमान से नहीं जोड़ा जाएगा। आप जब कहते हैं कि ये तबलीगी मुसलमान, अब वजाहतुल्लाह कासमी जो यहाँ बैठे हैं वो भी तबलीगी मुसलमान है, पूछ लीजिए। ये अलग बात है कि हमने उनको मरकज से निकाल दिया था जमाना पहले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार अगर इस पर ठीक तरीके से एक्शन ले लेती तो आज सर मरकज का मतलब क्या होता है? नहीं पड़ती सर, मरकज का मतलब क्या होता है? सेंटर है। एक मिनट रुक जाइए सर, अब आपने बात करी दी है तो ये बता दीजिए मुझे, तबलीगी का मतलब क्या होता है, मरकज का मतलब क्या होता है? मरकज का मतलब एक सेंटर है। तबलीगी कोई एक संगठन नहीं है, तबलीगी कोई एक कमिटी नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर, तबलीगी का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए मुझे। तरीके पर जीना तबलीगी का मतलब क्या होता है सर? तबलीगी का मतलब अच्छी बात सुनो, अच्छी बात सुनाओ, बस इतनी सी बात है। अच्छी बात पर अमल करो, अच्छी बात सुनाओ। अच्छा, और लोग तो मासूम है। अब मैं आपका देखिए होमवर्क तो करूंगा नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैडम, एक मिनट सुबुह जी, एक मिनट। और मैं चाहूंगा कि वजाहत कासमी साहब को भी जरा स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि आपने टारगेट किया इसलिए मैं चाहूंगा उनको दिखाएं। आपकी वेबसाइट में जो लिखा है, तबलीगी जमात की वेबसाइट में लिखा है कि तबलीगी का, अरे सर शांत हो जाइए, आपने क्या बोला मैंने सुन नहीं पाया, क्या बोले अभी? हम बोले कि ये आरएसएस के तलवे चाटने वाले बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेंगे। एक मिनट, अब आपका कोई ऑडियो ऑन स्क्रीन नहीं जाएगा। आपसे जब विनम्रता से सरीके से बात हो रही है तो आपको शायद ये वो चैनल नहीं है सर जहां पे बदतमीजी होती है। और अपना ना टारगेटेड ऑडियंस चेंज कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, तलवे चाटने का मतलब क्या है? कोई लैंग्वेज है आपकी? एक तो आप पढ़ के नहीं आते हैं, और पढ़ के नहीं आते, अब आप बोलते रहेंगे, आप स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, मैं बोलूंगा। आप सुनिए जरा, तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करना, जमात का मतलब होता है समूह, और मरकज का अर्थ होता है बैठक आयोजित करने की जगह। तो बैठक आयोजित करने के लिए क्या मरकज का ठप्पा चाहिए? कोई भी लाइक माइंडेड इंसान कुछ भी बोल सकता है। हाँ, मैं यहां पर एक मरकज तैयार करना चाहता हूं, कर सकता हूं, क्यों? उसके लिए आपका ठप्पा चाहिए, आपको अथॉरिटी है। आपकी अथॉरिटी का हाल यह है कि आपकी बिल्डिंग गलत, हाउस टैक्स आपने दिया नहीं है, आपने वहां पर जितने भी टैक्सेस होते हैं सबकी चोरी की है, जितनी बिल्डिंग बननी चाहिए उतनी बिल्डिंग बनी नहीं है।
आप नहीं सुनाई देंगे क्योंकि सर आपने गुस्ताखी की है यहां पर बदसलूकी करने की, जो कि मैं अपने शो में इनवाइट नहीं कर सकता हूं। काज़मी साहब आपका रिएक्शन लूंगा मैं, और उसके बाद डीजीपी साहब और कक्कर साहब के पास जाऊंगा। बताइए काज़मी साहब। जी बस मुझे बहुत ही 30 सेकंड में आपको बात रख देनी है। मैं कभी भी मरकज से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा और ना मैं मरकज के स्टाफ और अमले में रहा हूं। इतना जरूर है कि मैं निजामुद्दीन वेस्ट में रहता था, मौलाना ने मेरे ऊपर इस कदर हमले कराए, मेरी गाड़ी पर इस कदर हमले कराए कि मैं निजामुद्दीन छोड़ के आ गया। सर देखिए एक मिनट सर, ये बाप की ताकत नहीं था कि वो मुझे मरकज से निकाल सकता। काज़मी साहब एक मिनट, आप इसको पर्सनली मत लीजिए। आपको मेरी बात सुननी होगी। बोलिए। हाँ जी मैं एक सेकंड। दूसरी बात, इनकी मानसिकता देखिए कि ये आरएसएस, मुझे ये बताइए कि आरएसएस दुनिया की एक ऐसी तंजीम है कि जिसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो ये साबित करें। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो आरएसएस है, और दिल्ली सीएम कुछ कहे तो वो आरएसएस है, फला सीएम कुछ कहे तो वो आरएसएस है, अखबारों में चाहे वो आरएसएस है, मीडिया में चाहे वो आरएसएस है। मत लीजिए सब कुछ आरएसएस। काज़मी साहब देखिए, आरएसएस है। ये क्या है? जुबानी और चिल्लाना वो करता है जिसके पास कंटेंट कम होता है। छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए सर, रिलैक्स, टेक इट इजी। कक्कर साहब बहुत कम समय है मेरे पास, टोटल 2 मिनट है। मैं बहुत संक्षेप में सभी गेस्ट के पास जाना चाहता हूं। कक्कर साहब, अगर क्या ये समझा जाए कि मौलाना साद अभी डरा हुआ है, क्या ये समझा जाए जो ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं? मौलाना साद ने अभी एकदम पलटी ली है। वो इस वक्त घबराए हुए हैं, ना केवल उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, बल्कि अब तो वो ईडी ने भी उनको छेड़ना शुरू कर दिया। उनके जितनी भी करतूतें हैं, जो भी हैं, वो डरे हुए हैं वो किसी तरह। पर उनको मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, केसेस तो उन पर चलेंगे, ईडी ने भी उन पर। इससे अच्छा है कि छिपने की बजाय एक प्रूव करें कि आप एक लीडर हैं। आप लीडर होने चाहिए आपको, इतनी बड़ी जमात चला रहे हैं आप। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप सामने आइए, अपने अनुयायियों को बताइए कि इस घड़ी में करना क्या है। बहुत संक्षेप में अगर आप सामने डीजीपी साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, तो आप बुज़दिल हैं। बहुत संक्षेप में सर, हर धर्म में ऐसे लीडर्स आते हैं, हिंदू धर्म में भी कई ऐसे लीडर्स आए जो अभी सलाखों के पीछे हैं, और क्या इनके जो फॉलोअर्स उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि इनको जहन्नुम में डालने का काम किया है? जो जमात का मतलब होता है कुछ और, वहां पर तबलीगी का मतलब कुछ और होता है, यहां पर कुछ और काम कर दिया है। इन्होंने अपने अनुयायियों फॉलोअर्स को मेस्मराइज करके रखा है, हिप्नोटाइज, एक स्वप्नों का निर्माण करके उनको मोह में पाश में बांध रखा है। लेकिन हम सबको आपको देखना है कि ये बारूद का ढेर इन्होंने इकट्ठा किया है। देश की जिम्मेदारी है कि इसका निस्तारण करें और डिफ्यूज करें। और हमारे नुमाइंदे मौलाना कासमी साहब हैं, सुबुई खान हैं, इस तरीके के लोग जो कि पलायित अपराधी हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हो सकते हैं, हमारे आइडियल नहीं हो सकते। जी डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए लास्ट वर्ड आपका क्या है? डॉक्टर्स के लिए लास्ट वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स एक ऐसे वॉरियर्स हैं, आप कितने भी पत्थर उन पर फेंक लेंगे, वो जाके अपनी वुंड की ड्रेसिंग करेंगे और ड्रेसिंग करने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाएंगे। ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा। ये लोग पत्थर फेंकते रहेंगे। आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट। यहाँ पर कक्कर साहब और डीजीपी साहब दोनों क्लैप कर रहे हैं। सर, वी सैल्यूट यू एंड वी नीड यू द मोस्ट। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बहुत एहसान है आपका, लेकिन आप लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं तो आप इसको कभी एहसान भी नहीं मानते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। लेकिन वाइंड अप करने से पहले, तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करने वाला। न जाने क्यों ये यमराज के संदेशों का प्रचार करने वाले बन गए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।